Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉलिबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि सॉलिबिलिटी क्या होती है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर और टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने वो भी देखा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉलिबिलिटी कर्व्स क्या होते हैं और सॉलिबिलिटी का गैसेज इन लिक्विड में प्रेशर और टेम्परेचर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो फटाफट से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सॉलिबिलिटी कर्व क्या होते हैं। चलो, आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा आपको सॉलिबिलिटी कर्व, और हमें क्या देखना है, सॉलिबिलिटी कर्व ही देखना है। तो यदि हम कोई भी ग्राफ है, ठीक है, उसको सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। हमने ग्राफ बनाया सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में, उस ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, सॉलिबिलिटी कर्व बोल देते हैं। तो देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए सॉलिबिलिटी कर्व। ये हमारा एक ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, जिसमें डिफरेंट क्या होते हैं, आपके पास में सब्सटेंस होते हैं, उनकी सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर पे इफेक्ट देखते हैं। इधर हम लोग लेते हैं टेम्परेचर, यहाँ हम लोग लेते हैं सॉलिबिलिटी, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और डिफरेंट सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा। अभी हम आगे चल के ये ग्राफ देखने वाले हैं। तो इस तरीके से जो ग्राफ प्लॉट होता है सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में, उसी को हम बोलते हैं सॉलिबिलिटी कर्व। समझ आया सॉलिबिलिटी कर्व क्या होता है? तो देखो, इट इज ए लाइन ग्राफ दैट प्लॉट्स द चेंजेस इन द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट अगेंस्ट चेंजिंग टेम्परेचर। आपको यहाँ पे ग्राफ नजर आ रहा होगा। अब ग्राफ का क्या करना होता है, हमें देखना होता है, रीडिंग करनी होती है कि ग्राफ क्या है, कैसे वेरी कर रहा है सब्सटेंस टू सब्सटेंस, इनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो चलो देखते हैं। आपको फर्स्ट सब्सटेंस नजर आ रहा होगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ओके, तो ये जो CaSO4 है, आपको यहाँ पे इसकी लाइन भी ड्रॉ करी हुई नजर आ रही होगी। आप अच्छे से पता चल रहा होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो CaSO4 की सब्सटेंस की जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको, और ये ग्राफ देखने से ही आपको पता चल रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे आपको K2SO4 नजर आ रहा होगा। ओके, तो K2SO4 का क्या है, K2SO4 की क्या हो रही है, सॉलिबिलिटी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, पहले तो थोड़ी सी ये डिक्रीज होती है, नजर आ रही होगी, थोड़ी सी डिक्रीज हुई, फिर उसके बाद में फर्दर ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी तरह NaCl और KCl की आप देखते हो तो ये मॉडरेट है, लिटिल बिट इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थोड़ी सी इंक्रीज होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। देखो, सॉलिबिलिटी किसके बीच में वेरी कर रही है, 20 से 30 के बीच के अंदर, और टेम्परेचर आपने पूरा 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया है, तो भी सॉलिबिलिटी किसके बीच में है, सिर्फ 20 to 30 के बीच के अंदर ही क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो स्लाइटली इंक्रीज होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो आप क्या ग्राफ देख के बता सकते हो कि किस सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे हमने बताई कि NaCl और KCl की क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लिटिल बिट इंक्रीज होती है। इसी तरीके से ये देखो, NaNO3 और KNO3, आप यदि इनको देखोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनकी पूरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है, NaNO3 और KNO3, पोटेशियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड की जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। समझ आया? तो सॉलिबिलिटी कर्व देख के आपने पहचान लिया कि कैसे सॉलिबिलिटी की टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, कैसे वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में बताता है हमें कर्व। तो देखो, एक बार हम ये भी देख लेते हैं। द सॉलिबिलिटी कर्व ऑफ द सब्सटेंस लाइक कैल्शियम सल्फेट CaSO4 की जस्ट अभी हम बात करके आए, CaSO4 show that there is a decrease in their respective solubilities with further rise in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम लोग, क्या होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, किसकी, कैल्शियम सल्फेट की। ठीक है, अब देखो, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट शो ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन देयर सॉलिबिलिटी विथ राइज इन टेम्परेचर। जस्ट अभी पीछे देख के आए ग्राफ के अंदर, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट को जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उनकी क्या होती है, कंसिडरेबली क्या होती है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, कोई भी डिक्रीज उनमें नहीं होता है।
और NaCl और KCl में क्या होता है, लिटिल बिट इंक्रीज होता है, क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी 30 से 20 के बीच में वेरी कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक सब्सटेंस सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसका सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, कंसिडरेबली इंक्रीज होती है या फिर लिटिल बिट होती है या फिर डिक्रीज होती है, ये हमें देखना है। तो सोडियम डेकाहाइड्रेट क्या होता है, Na2SO4 10H2O। अब ये क्या है, इसको सोडियम डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, एक सब्सटेंस है, इसको हाइड्रेटेड सब्सटेंस भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, उसने 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन कर रखे हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या कर रखे हैं, 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन कर रखे हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपने अंदर क्या कर रखता है, मॉलिक्यूल्स वाटर के कंटेन करके रखता है, तो उसको हाइड्रेटेड सब्सटेंस भी बोला जाता है। तो सोडियम डेकाहाइड्रेट क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सब्सटेंस ही होते हैं। अब क्या किया हमने, सोडियम डेकाहाइड्रेट को सॉल्युबिलिटी देखने के लिए हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आप देखोगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। हम ग्राफ प्लॉट करें, ये हमारे पास में सॉल्युबिलिटी है, एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये टेम्परेचर है। ओके, आप जैसे ही इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, कब तक, एक पॉइंट आएगा 32.8 डिग्री सेल्सियस तक, फिर उसके बाद में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, आपने सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट की जैसे ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना स्टार्ट की, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, उसकी सॉल्युबिलिटी कंसिडरेबली इंक्रीज हुई, लेकिन एक पॉइंट तक जाके, और वो पॉइंट क्या था, 32.8 डिग्री सेल्सियस तक जाके। उसके बाद में जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई। पहले इंक्रीज हो रही है 32.8 डिग्री सेल्सियस तक, फिर जैसे ही इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों होता है, जब तक आपने 32.8 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया, आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करे हुआ सोडियम सल्फेट था। इसका मतलब वो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट आपके पास में प्रेजेंट था। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर और इंक्रीज किया, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स अब क्या हो गए, बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल के निकलते से एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। उससे वाटर से पूरा क्या निकल चुका है, इसका पूरा वाटर निकल चुका है, ये क्या बनेगा, Na2SO4। इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। हमें पता है अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, पता है हमें ये बात। अब जब सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, तो पहले तो सब्सटेंस आपका था सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकले, कुछ तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आपके पास में सब्सटेंस रह गया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो समझ में आया, ये ग्राफ है, ये जो कर्व है सोडियम सल्फेट का, ये आप लोगों को आना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो एक बार हम देख लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट show a sudden change in direction at 32.8 degree Celsius. Its solubility increase sharply up to 32.8 degree Celsius and then falls suddenly. This is due to change of sodium sulfate decahydrate to anhydrous sodium sulfate 32.8 degree Celsius. ऐसा क्यों होता है, 32.8 डिग्री सेल्सियस के बाद में यदि आप और टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो जो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होता है वो एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाता है। अब एनहाइड्रस का मतलब क्या है, एनहाइड्रस का मतलब ये है कि वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, उससे वाटर मॉलिक्यूल निकल चुके हैं। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको, हमने देख लिया है कर्व के बारे में। अब हम देखने वाले हैं कर्व की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो हमें कर्व प्रोवाइड करता है। आपने अभी कर्व को देखा, अब आप खुद एक बार उसको देख के सोचो कि वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सोचे हम सोचते हैं, तो हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि कर्व हमें बता रहा है किसी भी टेम्परेचर पे एक अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी हमें दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। इसके अलावा यदि हम किसी दो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी एक ही टेम्परेचर पे कंपेयर करना चाहे, तो वो भी हम कर्व देख के कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस आपके पास है, उसका वाटर मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन किस टेम्परेचर पे होता है, या किस सब्सटेंस का पहले क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये भी तो बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। अभी हमने देखा ना
कि हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे क्या होती है और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, ये भी हमें कौन बता सकता है, सॉल्युबिलिटी कर्व बता सकता है। तो अब हम एप्लीकेशंस देख लें इसकी, जो मैंने बोला वही एप्लीकेशंस है इसकी। चलो देखते हैं। द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कैन बी डिटरमाइन, कर सकते हैं हम, यही बताई मैंने आपको बात। The solubility curve help us to predict which substance will crystallize out first from a solution containing two or more solute। कौन सा सब्सटेंस पहले क्रिस्टलाइज हो सकता है यदि उसमें टू सोल्यूट प्रेजेंट है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो कंटेन है उनमें से वो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाना। वाटर मॉलिक्यूल जो निकल जाता है उसको हम बोलते हैं कि उस सब्सटेंस का क्रिस्टलाइजेशन हो गया है। मतलब क्या हुआ, कोई भी हाइड्रेटेड साल्ट या सब्सटेंस किस में चेंज हो गया, एनहाइड्रेट सब्सटेंस में, तो उसको बोलते हैं हम, उसका क्या हो गया है, क्रिस्टलाइजेशन हो गया है। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे किसका क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले होगा। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं द सॉल्युबिलिटी कर्व हेल्प अस टू कंपेयर द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एट द सेम टेम्परेचर, कर सकते हैं हम। It gives a clear idea that solubility of substance change with the temperature। बिल्कुल बता सकता है कि solubility और substance क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अब आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन विजुअलाइज हो रहा होगा, क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको। ये क्वेश्चन है, जब हमने देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रीवियस लेक्चर में, मैंने कहा था इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बट तब आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 15 ग्राम ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन एवोपरेट टू ड्राइनेस लीव्स ए सॉलिड रेसिड्यू ऑफ 5 ग्राम। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपको क्या गिवन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन है, उसका आपको क्या गिवन है, मास गिवन है। उसके अलावा उसको एवोपरेट हो चुका है सॉल्वेंट, यदि अपन सॉल्यूशन को हीट दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, सॉल्वेंट उड़ जाएगा, ठीक है, एवोपरेट हो जाएगा, बचेगा क्या उसमें, रेसिड्यू। सॉल्वेंट अलग हो चुका है, जो रेसिड्यू बचा है उसको क्या है, वो सोल्यूट है, ऑफकोर्स सोल्यूट है, हमने देखा था डिटर्मिनेशन में, तो वो क्या था, सोल्यूट था। तो पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एक, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आपके पास में क्या गिवन है, मास गिवन है 15 ग्राम, ओके। और फिर आपके पास में है रेसिड्यू। अब रेसिड्यू क्या होता है, हमें पता है ये सोल्यूट होता है, क्या होता है, सोल्यूट होता है। इसका ग्राम कितना गिवन है हमें, 5 ग्राम। और आपसे पूछा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्या मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में। क्या बताया था कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगी, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। हमने पोर्सिलेन डिश का एग्जाम्पल लेके किया था, निकालना सीखी थी। चलो देखते हैं, आपके पास में सॉल्यूशन का मास गिवन है और सोल्यूट का गिवन है, हमें चाहिए सॉल्वेंट का, सोल्यूट और सॉल्वेंट का चाहिए, सॉल्यूशन का नहीं चाहिए। तो क्या आप निकाल सकते हो, हमारे पास सॉल्यूशन का है, सोल्यूट का है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या यही प्रेजेंट होते हैं। कोई सोल्यूट आपको, सॉल्यूशन आपको गिवन है, उसके अंदर आपको पर्टिकुलर मास बता रखा है कि इतना मास है, तो वो किसका मास है एक्चुअली में, सॉल्वेंट और सोल्यूट का मास ही तो है जो सॉल्यूशन के इक्वल होगा। अब आपको सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना है, 15 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट भी गिवन है, रेसिड्यू मतलब सोल्यूट ही तो है, 5 ग्राम। और हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो क्या हम निकाल सकते हैं, तो आपके पास में मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, 15 ग्राम में से 5 ग्राम को माइनस कर दो, क्या आने वाला है, 15 माइनस 5 क्या आ गया, 10 ग्राम। और ये आपके पास में क्या है, सॉल्वेंट का मास। अब तो हमें पता चल गया कि सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं, हमें सॉल्वेंट का मास ही तो चाहिए था। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो सॉल्युबिलिटी कैसे निकलेगी। अब सॉल्युबिलिटी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये क्या क्या है आपको पता है, दोनों पता है। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास में कितना है, 5,
और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इसको भी तो करो, इधर कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 1 से 1 कट हो गया 50 ग्राम। तो क्या आपके पास में सॉलिबिलिटी आ गई? तो आपको पूछ रहा था कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। जो हमें पूछा वो हमने बता दिया। सॉल्युबिलिटी होती क्या है, अमाउंट ही तो होता है सॉल्यूट का जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके, और हमने अमाउंट ही निकाला है, तो मतलब हमने क्या निकाली है, सॉल्युबिलिटी निकाली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में जाके डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी देखनी पड़ेगी, फिर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, गैसेज इन वाटर मतलब गैसेज इन लिक्विड की बात कर सकते हैं हम। अब आपको ये अच्छे से आना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखी थी सॉलिड इन लिक्विड्स, सॉलिबिलिटी किसकी देखी थी, सॉलिड इन लिक्विड्स देखी थी। आज हम देख रहे हैं गैसेस इन लिक्विड्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारे पास में है गैस, और सॉल्वेंट हमारे पास में क्या है, क्या है सॉल्वेंट, वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं लिक्विड। इसमें हमें क्या देखना है, सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट देखना है प्रेशर और टेम्परेचर का। फर्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझनी है आपको। क्या होता है, यदि हम कोई भी आप एक बीकर लो, उसके अंदर आपने वाटर लिया, सॉल्वेंट लिया, अब आपको उसमें गैस को डिसॉल्व करना है। गैस सॉल्यूट है तो डिसॉल्व सॉल्यूट को करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, गैस को डिसॉल्व करते हैं। गैस को डिसॉल्व करना है, आप गैस का नेचर अच्छे से जानते हो, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत दूर दूर होते हैं, इंटरस्पेसिंग उनमें बहुत ज़्यादा होती है। आपको क्या करना है, प्रेशर इंक्रीज करना है। जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज किया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स थे गैसेस के जो बहुत दूर दूर थे वो क्या करेंगे, पास में आ जाएंगे। जैसे ही वो पास में आएंगे, आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, पास आ गए। पास आ गए तो क्या वो लिक्विड के कांटेक्ट में आ गए, तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में क्या होना, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई एज कम्पेयर टू इस वाले फर्स्ट ए वाले बीकर के अंदर। आप ये वाला बीकर पता है आपको, इसके अंदर आपने कम प्रेशर एक्सर्ट किया है, थोड़ा सा प्रेशर लगा रखा है, तो देखो सॉल्युबिलिटी इतनी नहीं है, बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। जैसे ही आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर एक्सर्ट किया, जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैसेस के मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा पास आएंगे और उनको लिक्विड वाटर में डिसॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो गैसेस की लिक्विड वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ आया यहाँ तक। अब हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था, तो क्या था, प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या है, गैस है। ओके, अब इस बेसिस पे लो एक लो होता है, क्या, हेनरीज लो। कौन सा लो होता है, हेनरीज लो। देखो हेनरीज लो क्या होता है, हेनरीज लो हमें बताता है, दिस लॉ प्रिडिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लॉ क्या बोल रहा है, द मास ऑफ ए गैस दैट डिसॉल्व इन ए डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का जो मास होता है डेफिनेट वॉल्यूम में डिसॉल्व होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के प्रेशर पे। क्या हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, m प्रोपोर्शनल p। m क्या है, मास है, और p क्या है, प्रेशर है उस गैस का। तो ये क्या बोल रहा है कि जो कोई भी आपके पास में क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम में किसी गैस का जितना डेफिनेट मास डिसॉल्व है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, उस टेम्परेचर पे वो जो गैस का मास है वो उस गैस के क्या होता है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ये हेनरी का लॉ है, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि द मास ऑफ गैस दैट डिसॉल्व इन डेफिनेट वॉल्यूम, एक डेफिनेट वॉल्यूम में जो मास डिसॉल्व होता है गैस का, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे उस गैस के प्रेशर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। समझ आया उसने क्या लॉ दिया था, ठीक है। ये किस पे बेसिस लॉ था, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे बेसिस क्या था, ये लॉ था। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी है सबने। अब जब आप
ये चीज़ आपने सबने देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी। जब आप कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, कोई भी आपने कोल्ड ड्रिंक ली, लेके जैसे ही उसकी बोतल का केप खोलते हैं आप, जैसे ही केप खोलते हैं आपको फिश बाहर आता हुआ नजर आता है। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है, ये एक बोतल है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की। इसका जैसे ही केप ओपन किया, इसमें से फिश बाहर निकल रहा है। ये क्या है? फिश है। क्या बाहर निकल रहा है? फिश बाहर निकल रहा है इसमें से। तो ऐसा क्यों होता है? आपने जैसे ही बोतल को ओपन किया, केप को ओपन किया, उसका फिश बाहर निकला। ऐसा क्यों है? क्यों फिश बाहर निकलता है? तो क्या होता है, जब आपकी कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं तो उनका जो वाटर होता है बनने के बाद में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? एक्सर्ट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ में उसमें डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड के अंदर। जो भी आपकी ड्रिंक्स है उनके लिक्विड है, उसके अंदर क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ डिसॉल्व किया जाता है। और प्रेशर के साथ डिसॉल्व नहीं करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। जस्ट अभी हमने देखा है कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ही आप किसी गैस को किसी वाटर या लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हो। हमारे पास में आपकी कोल्ड ड्रिंक है, उसका वाटर है, ठीक है, वो बन चुकी है, फ्लेवर वाटर। अब उसके अंदर आपको क्या करनी है? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। वो लोग प्रेशर इंक्रीज करके उस बोतल की केप को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। प्रेशर इंक्रीज करके कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके बोतल की केप को बंद कर दिया। बोतल की केप बंद है, उसमें प्रेशर मेंटेन है। जैसे ही क्या होता है, अब आप उसको खरीद के लाते हो और आप उसको पीने के लिए ओपन करते हो केप को। जैसे ही आप ओपन करोगे क्या होगा? वो जो गैस का जो प्रेशर है वो हट गया है। जैसे ही हट गया है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? फिश की फॉर्म में बाहर निकलती है। समझ आया ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर हट जाता है, और जैसे ही प्रेशर हट गया, गैस के मॉलिक्यूल्स का नेचर सब जानते हैं, पार्टिकल्स का, वो रेंडमली इधर उधर घूमते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो क्या करेगी? जो डिसॉल्व गैस थी वो बाहर आएगी। बाहर आती है तो किसकी फॉर्म में आती है? फिश की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये होता है, देखो, इन एरिडेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, लेमनेड, etc, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व अंडर हाई प्रेशर इन वाटर इनसाइड द बोतल। हाई प्रेशर में डिसॉल्व होती है। ऑन ओपनिंग द केप ऑफ द बोतल, द प्रेशर गेट्स लोवर्ड एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 डिक्रीज हुई और वो बाहर निकलेगी। दिस इज द रीजन वाई कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ वाटर विथ ए फिश की फॉर्म में क्या होती है? बाहर आती है। अब आपको पता चल गया रीजन क्या है। जब भी हम वाटर की केप को क्या करते हैं? ओपन करते हैं, तो फिश बाहर क्यों आती है। समझ आ गया यहाँ तक? अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्युबिलिटी देखी थी, इफेक्ट देखा था सॉल्युबिलिटी पे सॉलिड इन लिक्विड्स के अंदर, जिसमें सॉल्यूट आपका सॉलिड था और लिक्विड वाटर आपका सॉल्वेंट क्या था? वाटर था या लिक्विड था, ठीक है। आज हम लोग देख रहे हैं गैस इन लिक्विड। सॉल्यूट क्या है आपका? गैस है, और सॉल्वेंट वही वाटर है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखो यहाँ पे, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों है? हम प्रीवियस क्लास में देख रहे हैं, तब तो सॉलिड वाले में तो प्रेशर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, वो इंक्रीज हो रही थी सॉल्युबिलिटी। आज डिक्रीज क्यों हो रही है? तो क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट गैस है, ओके। गैस के पार्टिकल्स को सब जानते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, दूर दूर होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप क्या करोगे? हीट करना स्टार्ट करोगे। हीट करना स्टार्ट करोगे तो क्या होंगे? ये और ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, मूवमेंट इनका बढ़ जाएगा। पहले ही ये फ्री है, अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा है नहीं। जैसे ही आपने हीट कर दिया, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव हो जाएगी। ये रेंडमली क्या करेंगे? और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और क्या होगा? गैस लिक्विड में डिसॉल्व होने की जगह ये क्या कर जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी पूरी भी जो भी आपने गैस डिसॉल्व किया। इसलिए क्या होता है, जब भी आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करना पड़ेगा मतलब आप टेम्परेचर जैसे ही कम करोगे, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। मतलब यहाँ पे हमने टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर जैसे ही कम किया, गैस के मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो पास पास आना स्टार्ट हुए, और पास पास आने पर क्या होते हैं? ये वाटर के अंदर, जो लिक्विड वाटर था उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। समझ आया कि क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो डिक्रीज होती है? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? दूर दूर होते हैं, फोर्स अट्रैक्शन कम होता है उनमें, अट्रैक्शन फोर्स। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो और ज़्यादा वाइब्रेट होके आपके बीकर से बाहर निकल जाएंगे।
डिजोल्व होने की जगह आपको क्या करना है, डिजोल्व करना है। डिजोल्व करना है तो क्या करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। इसीलिए जो गैसेस होती है वो कोल्ड वाटर में जल्दी से डिजोल्व हो जाती है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। इसका रीजन समझ गए, कोल्ड वाटर में जल्दी से डिजोल्व क्यों होती है गैसेस, क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास आके फटाफट क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं। तो देखो, solubility of gas decrease with rise in temperature, thus a gas dissolve more readily in cold water than in hot water. Boiled water taste flat because the dissolved gas escape with rise in temperature. बॉइल्ड वाटर का टेस्ट होता है वो बहुत अजीब सा लगता है, इतना ज़्यादा नहीं लगता है अच्छा टेस्ट, है ना। नॉर्मल वाटर को आप ड्रिंक करके उसका टेस्ट फील करो और फिर बॉइल करके उसी वाटर का टेस्ट फील करो, आपको थोड़ा अजीब सा टेस्ट लगेगा बॉइल्ड वाटर का। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जो उसके अंदर डिजोल्व गैसेस होती है वो क्या होती है, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एटमॉस्फेयर में चली जाती है गैसेस, ठीक है, इसलिए उनका टेस्ट थोड़ा अजीब होता है। और जो नॉर्मल वाटर हम ड्रिंक करते हैं उनका टेस्ट प्लीजेंट सा होता है, वो मैंने आपको बताया था डिजोल्व गैसेस की वजह से होता है, समझाया था ये कुछ लेक्चर्स में मैंने, प्रीवियस लेक्चर्स में। चलो, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर हमने देख लिया है। सॉलिबिलिटी कर्व के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपको आने चाहिए। और डेका हाइड्रेटेड जो हमने आज पढ़ा है, डेका हाइड्रेट क्या था हमारे पास में, Na2SO4.10H2O, ये क्या था, सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। इसका आपको सोलिबिलिटी का इफेक्ट आना चाहिए, क्या था एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर 32.8 डिग्री सेल्सियस। जैसे इससे ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे क्या हो जाएगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये पूरा एनहाइड्रस साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, 10H2O क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।